रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आपने आज सुबह क्या खाया? मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि आपने आज सुबह क्या खाया? पराठे, पोहा, चाय या कुछ और? अब मुझे बताइए, वो खाना बना कैसे? गैस पर ही बनाना। जरा सोचिए, अगर कल से वो गैस आना बंद हो जाए तो? नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये वो सवाल है जो आज भारत के सामने खड़ा है। और सबसे डरावनी बात ये है कि न सरकार इसका जवाब दे रही है, न मीडिया पूछ रही है। नमस्कार, मैं हूँ सुमन शुक्ला और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना शो लेकर, बात की बात, जहाँ हम वो बात करते हैं जो होनी चाहिए पर होती नहीं। आज की बात सीधी है, तीखी है और शायद थोड़ी तकलीफ देह भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जो हजारों किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है, लेकिन जिसकी आग आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है। तो बने रहिए, क्योंकि आज की बात सुनकर आप कहेंगे ये तो हमें पहले पता होना चाहिए था, या यूँ कहूँ कि आप ये भी बोल सकते हैं कि ये तो हमें पहले से पता था। हिंदी में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ जी, ये कहावत भारत पर एकदम परफेक्ट बैठती है। ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उसका असर कहीं न कहीं हम सब पर हो रहा है, और हम है कि मान ही नहीं रहे, या यूँ कहूँ कि हम मानना ही नहीं चाहते। हम देख नहीं रहे हैं ना, तो इसलिए हमें महसूस भी नहीं होता और हम महसूस करना भी नहीं चाहते। क्यों? अभी तक शायद आपके शहर में, आपकी गांव कस्बे में पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं लगी, अभी तक बिजली नहीं गई, अभी तक घर की रोटी बनती है, तो हम सोचते हैं हमें क्या, युद्ध तो वहाँ हो रहा है। लेकिन जरा रुकिए, इस युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री गलियारा, ब्लॉक हो गया है। क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। कतर ने नेचुरल गैस का प्रोडक्शन पूरी तरह रोक दिया है, और इसका सीधा मतलब है भारत का इंपोर्ट बिल फट रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, रुपया लुढ़क रहा है। और अगर यह युद्ध कुछ हफ्ते और चला, कितने उद्योग बंद हो जाएंगे, कितने लोग बेरोजगार हो सकते हैं, ये सोचकर रूह कांप जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 1% तक गिर सकती है, और ये 1% कोई छोटी बात नहीं है। ये करोड़ों लोगों की नौकरी, उनके घर और उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई पेट्रोल तो सेम प्राइस है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया सवाल। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, ये सच है, लेकिन इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत 25% बढ़ चुकी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये चुपचाप कर दिया। कोई बड़ी हेडलाइन नहीं, कोई बड़ा हंगामा नहीं, लेकिन इसका असर वो आपकी प्लेट तक पहुंचेगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, वो सैंडविच वाला भैया जो 50 रुपए में सैंडविच देता था, अब एलपीजी महंगा होने के कारण 80 रुपए में देने लगेंगे। होटल बिल्स में एलपीजी सरचार्जेस के नाम से 10 से 20 रुपए अलग से जोड़ने लग जाएंगे। मतलब अब पेट्रोल पंप पर भले ही सेम प्राइस देख रहे हैं, लेकिन हर जगह से आपकी जेब कट रही है। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। गुजरात के मोरबी में जो सिरामिक्स क्लस्टर है, जो 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, वो पूरी तरह बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि सिरामिक्स बनाने के लिए नेचुरल गैस चाहिए, जो मिल नहीं रही। टेक्सटाइल कंपनियां अटकी पड़ी हैं। उन्होंने पुराने रॉ मटेरियल के दाम पर ऑर्डर लिए थे, अब वही दाम डबल ट्रिपल हो गए हैं। प्लास्टिक, पॉलीमर्स, पॉलिस्टर, सब कुछ महंगा हो चुका है, और इन सब में काम करते हैं लाखों मजदूर, छोटे कारीगर, दुकानदार, रिटेलर्स, ना जाने और कितने लोग। इन सब का क्या? इन सब का जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदेही होती है, लेकिन सरकार का जवाब है चुप्पी। एक बात बताइए, अगर आपके घर में आग लगे और आप उस वक्त सोचे कि यार फायर सेफ्टी कोर्स कर लेना चाहिए था, तो क्या होगा? यही हालात है हमारे। अभी हम पानी में डूब रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे स्विमिंग सीख लेना चाहिए था। भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने पर ध्यान नहीं दिया। मतलब तेल का वो भंडार जो आपात स्थिति में काम आए। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो भी जहाज तेल लेकर आ रहा है, उसे हम किसी भी कीमत पर खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज है ही नहीं, रिजर्व है ही नहीं, प्लान भी नहीं है। आरबीआई रुपए की वैल्यू बनाने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेच रही है, ताकि रुपया
93 से 100, फिर 100 से 120 और 150 ना हो जाए। याद है 1991 जब भारत की फॉरेन एक्सचेंज इतनी खराब थी कि हमें IMF के सामने भीख मांगने की हालात हो गई थी। भीख मांगने या यूं कहूं कि भीख मांगने जाना पड़ा था। सिर्फ 19 से 20 दिन के इंपोर्ट के पैसे बचे थे हमारे पास मतलब भारत के पास। आज वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर हम चल जरूर रहे हैं और गल्फ देशों में काम करने वाले हमारे लाखों भाई बहन जो हर महीने रेमिटेंस भेजते हैं, उनकी नौकरियां अब खतरे में हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज जो भारत को मिलती थी वो भी बंद हो सकती है। तो सोचिए, एक तरफ इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ रेमिटेंस घट रहे हैं, डॉलर महंगा हो रहा है और ये सब मिलाकर क्या बनता है? एक फुल ब्लोन इकोनॉमिक क्राइसिस। अब एक और तलख बात, एक और तीखी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मीडिया क्या कर रही है इन दिनों? मिसाइल के साउंड इफेक्ट के साथ दुनिया खत्म हो रही है, यही बता रही है सरकार को। और सरकार का रवैया तो एक ही है, हम पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दोनों झूठ बोल रहे हैं। सच ये है कि इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन उसे मैनेज करने की कोई प्लानिंग नहीं है। एक तरफ अपोजिशन है और जो फेक न्यूज और रूमर्स फैलाकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ सरकार है जो फ्रैंकली बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर उन्होंने कहा हाँ सिचुएशन बुरी है तो लोग होर्डिंग शुरू कर देंगे, और होर्डिंग पहले से ही हो रही है। किसी के घर 800 रुपए में LPG सिलेंडर मिले, LPG का ब्लैक मार्केट चल रहा है। ये है हमारा सिस्टम। एक गवर्नमेंट जो कम्युनिकेट नहीं करती, एक अपोजिशन जो फेक न्यूज फैलाती है और एक पब्लिक जो पैनिक में होर्ड कर रही है। वाह भारत वाह। अब उम्मीद की बात है, जो हम लोग तो उम्मीद पर ही जीते हैं ना। लेकिन रुकिए, ये शो सिर्फ रोने के लिए नहीं है, बात की बात में हम सोल्यूशन भी लाते हैं। तो आइए बात करते हैं उन 3 चीजों की जो हम अभी आज इसी वक्त कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, अपनी रसोई को गैस की गुलामी से आजाद करो। माइक्रोवेव में चावल बनता है, दाल बनती है, पोहा बनता है, आलू सब्जी बनती है, इंडक्शन कुकटॉप है, उस पर खाना बनता है। या यूं कहें कि सबसे सीधा सस्ता सरल उपाय, आप पुराने जमाने में जाइए, अगर पॉसिबल है तो सिगड़ी का यूज करिए। अगर आपके पास ये विकल्प हैं और आप उन्हें यूज नहीं कर रहे तो आप उन लोगों का हक मार रहे हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये कोई त्याग नहीं है, ये सिर्फ समझदारी है। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है, पेट्रोल बचाओ देश बचाओ। आज मुंबई की सड़कों पर देखो, ट्रैफिक जाम है, हर गाड़ी में एक इंसान और इंजन चल रहा है, पेट्रोल जल रहा है और हम हिल नहीं रहे। जब फ्यूल स्टोरेज हो तो ट्रैफिक में घंटे बर्बाद करना लग्जरी नहीं, पाप है। ऑफिस टाइमिंग बदलने होंगे, वर्क फ्रॉम होम मैंडेट करना होगा जितना हो सके। ट्रैफिक पुलिस को सख्ती बरतनी होगी। फ्यूल की हर एक बूंद बचाना अभी हमारी नेशनल ड्यूटी है। और ये वाला सुनकर आप कहेंगे ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। हाँ दोस्तों, होना चाहिए था। अब है असली बात, वो सोल्यूशन जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की पूरी तस्वीर बदल कर रख सकता है, जो हमारे इंपोर्ट बिल्स घटा सकता है, जो हमारे किसानों को फायदा पहुंचा सकता है, जो हमारे शहरों को साफ कर सकता है, जो हमें गल्फ की राजनीति से आजाद कर सकता है, वो है बायोगैस। हाँ, सुना है ना बायोगैस के बारे में। गोबर से, गीले कचरे से, रसोई के वेस्ट से गैस बनती है और ये कोई नई बात नहीं है। ये टेक्नोलॉजी दशकों पुरानी है, लेकिन हमने इसे सीरियसली लिया ही नहीं, या यूं कहिए कि गवर्नमेंट ने भी इस पर फोकस किया ही नहीं। अब सुनिए, नीति आयोग खुद एस्टिमेट करता है कि भारत में बायोगैस जनरेशन कैपेसिटी 62 मिलियन मतलब 62 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर है। और आज हमारा टोटल LPG कंजम्पशन कितना है? 30.8 MMT मतलब 30.8 मैट्रिक टन। मतलब अगर हम अपनी बायोगैस कैपेसिटी का आधा भी यूज करें तो हमें LPG इंपोर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जरा सोचिए इस बात पर। तो आइए मैं आपको कुछ कहानियों को बताती हूँ जो असल जिंदगी में और जमीन से जुड़ी हुई हैं। ये बातें हैं बैंगलोर के होटल की। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई और कमर्शियल LPG सप्लाई में प्रॉब्लम आई तो बेंगलुरु के कुछ होटल बिल्कुल चिंतित नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 34 साल पहले
बायोगैस पर शिफ्ट कर लिया था। जब पूरा शहर सिलेंडर में भटक रहा था तो ये होटल अपने वेट वेस्ट से अपना खुद का फ्यूल बना रहे थे। सोचिए 34 साल की दूरदर्शिता और हम आज भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। आइए मिलते हैं दूसरी एक और कहानी से, जो है भवन पानी मार्केट हैदराबाद की। यहाँ जो वेजिटेबल वेस्ट जनरेट होता है, सड़ी हुई सब्जियां, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जो बायोगैस बनता है वो मंडी की कैंटीन में यूज होता है। ये है आत्मनिर्भरता, अपने रिसोर्सेस से अपना फ्यूल और अपनी एनर्जी बनाने की। तीसरी एक और ऐसे ही इंस्पायर करने वाली स्टोरी है, जो है पुणे की। पुणे के प्रियदर्शन सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने शुरू किया बायोगैस, जिसका एक ही मकसद था, लोगों को एलपीजी सिलेंडर की जरूरत ना पड़े। आज 432 परिवार वायु के बायोगैस प्लांट यूज कर रहे हैं। रोज का 2 किलो से 10 किलो तक का किचन वेस्ट डालो और एलपीजी सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी रसोई के कचरे से अपना चूल्हा जला रहे हैं। और एक कड़वी बात, पुणे महानगर पालिका ने 100 करोड़ रुपए खर्च करके 25 बायो प्लांट्स बनवाए थे। 2022 में वो सब बंद कर दिए गए ऑपरेशनल इश्यू के नाम पर। 100 करोड़ बर्बाद। ये है हमारी प्राथमिकता। ऐसी ही एक और इंस्पायरेबल स्टोरी से मिलते हैं महाराष्ट्र का कोल्हापुर। यहाँ के कुछ गाँव ने घर के टॉयलेट को बायोगैस प्लांट में कनेक्ट कर दिया। रसोई का वेस्ट, टॉयलेट का वेस्ट, गोबर सब बायोगैस प्लांट में जाता है और उससे निकलने वाला फ्यूल उनका चूल्हा जलाता है। नतीजा क्या हुआ? हर घर ने 12,000 रुपए सालाना बचाए, क्योंकि एलपीजी पर खर्चा खत्म। और जो महिलाएं पहले लकड़ी काटने जाती थी, अब उनके पास फ्री टाइम है, वो पार्ट टाइम काम करके इनकम बढ़ा रही हैं। प्लस बायोगैस से निकलने वाला स्लरी फार्मर्स के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं। यूरिया की जरूरत कम हो गई। एक सोल्यूशन, कितने फायदे। एक और ऐसे ही कहानी है जो आपको काफी इंस्पायर करेगी। पंजाब का लमड़ा कांगड़ी गांव। ये गांव पिछले 10 साल से एलपीजी यूज ही नहीं कर रहा। गांव का सारा गोबर एक कम्युनिटी बायोगैस प्लांट में जाता है। वहां से गैस पाइप के जरिए गांव के 44 घरों तक गैस पहुंचाई जाती है। वो हर महीने में बस 200-300 रुपए देता है। घर का बायोगैस मीटर से हिसाब होता है। बचा हुआ स्लरी फर्टिलाइजर किसानों के लिए। ये है सच में आत्मनिर्भरता। अब बात करते हैं उस रोड मैप की जो जिरोधा के नितिन कामत ने शेयर किया था। डिसेंट्रलाइज्ड बायोगैस सेटअप, यानी लोकेलिटी लेवल पर इंडिविजुअल घरों पर छोटे छोटे बायोगैस प्लांट का। इससे शहरों का वेट वेस्ट टैकल होगा, लोगों को आदत पड़ेगी, सिस्टम बनेगा। दोस्तों, हमारे शहरों में कुल वेस्ट का 50 से 60% हिस्सा वेट वेस्ट मतलब गीला कचरा होता है, जो अभी प्लास्टिक बैग्स में बंद होकर लैंडफिल्स में सड़ रहा है। वही अगर बायोगैस प्लांट्स में जाए तो हमारे शहर साफ होंगे, हमें फ्यूल मिलेगा और लैंडफिल्स का बोझ घटेगा, मतलब हमें डंपिंग ग्राउंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी लार्ज स्केल पर जनरेट करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज करो। सरकार ने 2018 में स्टेट स्कीम लॉन्च की थी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। टारगेट था 2023 से 24 तक 5,000 सीबीजी प्लांट्स बनाने का। आज कितने बने हैं? सिर्फ 132। पार्लियामेंट्री कमेटी ने खुद कहा इस स्कीम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, बैंक लोन्स नहीं दे रहे, अप्रूवल में टाइम लग रहा है। एक ही इंसान को मल्टीपल लेटर ऑफ इंटरेस्ट इश्यू किए गए हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, रिलायंस ने आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाने के लिए। ये शुरुआत है, उम्मीद है और बड़े कॉर्पोरेट्स भी जुड़ेंगे। और तीसरा सोल्यूशन जो है पाइप बायोगैस, यानी ये बायोगैस पाइपलाइन नेचुरल गैस में ब्लेंड होकर सीधे आपके घर तक पहुँचे। जैसे पाइप गैस आती है, कल पाइप्ड बायोगैस आएगी। ये सपना नहीं है, ये प्लान है, बस एग्जीक्यूट करना बाकी है। याद है कोविड का लॉकडाउन? पीएम ने एक रात को अनाउंस किया कल से लॉकडाउन है, और क्या हुआ? पैनिक, दुकानें खाली, माइग्रेंट्स वर्कर सड़क पर, लाखों लोग बेहाल। वो एक रात के अनाउंसमेंट ने जितनी तकलीफ दी उससे बचा जा सकता था अगर एडवांस में प्लान होता।
अगर फ्रैंकली कम्युनिकेट किया गया होता। आज वही गलती दोहराई जा रही है। हमारे पास अनलिमिटेड ऑयल नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड नेचुरल गैस नहीं है, हमने रिजर्व पर फोकस नहीं किया और हम लाइफ टाइम के लिए महंगा तेल खरीदते नहीं रह सकते। तो क्या होगा? एक दिन अचानक फ्यूल शॉर्टेज, फिर वही पैनिक, वही कियोस, वही सफरिंग। इससे बचना है तो अभी प्लान करना होगा, अभी कम्युनिकेट करना होगा, अभी ऑल्टरनेटिव बनाने होंगे। अब आखिरी बात आपसे, आप एक कॉमन सिटीजन हैं, हम सब एक कॉमन सिटीजन हैं और हम कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? पहला, अगर आपके पास माइक्रोवेव या इंडक्शन है उसे यूज कीजिए, गैस की डिमांड कम कीजिए। दूसरा, अगर घर में, गांव में जगह है, बायोगैस प्लांट के बारे में सोचिए। बायोगैस जैसी कंपनीज हैं जो छोटे प्लांट्स लगाती हैं। तीसरा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक नीति नहीं बदलेगी। चौथा, होड़ मत कीजिए, हुटिंग मत कीजिए, जो जरूरत है उतना लीजिए, बाकी लोगों के बारे में भी सोचिए। और पांचवा, ये याद रखिए, जब वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, जब खराब समय के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर सिचुएशन से लड़ने के काबिल बन जाते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, इतिहास में जो देश तब बदलते हैं जब संकट सामने था और जो देश नहीं बदलते वो संकट में दब गए। भारत के पास चॉइस है। हम उन 432 फैमिलीज की तरह हो सकते हैं जो अपने किचन वेस्ट से अपना चूल्हा जलाते हैं। हम उस पंजाब के गांव की तरह हो सकते हैं जिसने 10 साल पहले एलपीजी को अलविदा कर दिया। हम उन बेंगलुरु के होटलों की तरह हो सकते हैं जिन्हें इस क्राइसिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर हम वैसे रह सकते हैं जैसे हैं, आंख बंद, कान बंद और मन में ये उम्मीद कि हमें क्या होगा। ये चॉइस आपकी है। आपसे बस इतना कहूंगी, पानी आंखों तक आने से पहले कश्ती बना लो, क्योंकि जब पानी आंखों तक आ जाए तब कश्ती बनाने का वक्त नहीं होता। ये थी आज के शो की बात 7 टीवी भारत पर। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक शेयर और एक इंसान को जागरूक करेगा, एक कमेंट एक और सवाल उठाएगा और एक सब्सक्राइब इस देश के लिए सच बोलते रहने की हमारी ताकत बढ़ाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जागते रहो, सोचते रहो और बात करते रहो। जय हिंद।